एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले की क्लास में हम लोग द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास डिस्कस कर चुके हैं। तो अब पढ़ेंगे लिबरलिज्म का मतलब क्या है। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था वो अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में वो लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी से क्लोजली कनेक्टेड था। तो अब देखते हैं कि लिबरलिज्म क्या है। तो द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। तो लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड है, लिवर से लिया गया है, जिसका मतलब है फ्री। तो फॉर द न्यू मिडिल क्लास, तो जो नए मिडिल क्लास बने थे उस समय, तो उनके हिसाब से लिबरलिज्म का मतलब है इट स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल को फ्रीडम देना और इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो लॉ के सामने सब एक जैसा होना था लिबरलिज्म का मतलब फॉर द न्यू मिडिल क्लास। तो पॉलिटिकली उनका मतलब था पॉलिटिकल फील्ड में, तो लिबरलिज्म का मतलब था द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो लिबरलिज्म पॉलिटिकल फील्ड में ये मीनिंग रखता है कि एक ऐसा गवर्नमेंट बनाना जिसमें कि सबकी सहमति हो। उसके बाद जो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस था, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेजेस, ए कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में लिबरलिज्म का मतलब था एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। तो उस समय जो ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज रूल करते थे उसका एंड करके जो क्लर्जिकल जो प्रिविलेजेस था, मतलब उस समय जो क्लर्जी लोगों को जो प्रिविलेजेस मिलता था उसको भी एबोलिश करना और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशंस बनाना जिसमें कि सभी लोगों का पार्टिसिपेशंस हो। तो 19th सेंचुरी लिबरल्स जो है इट स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी था उसको भी जैसे कि कोई वायोलेट नहीं करना, मतलब प्रॉपर्टी के ऊपर जो राइट्स था उसको भी 19th सेंचुरी में जो था वो लिबरल का मतलब वो भी रेफर करता था। तो यहाँ पे एक जो वर्ड्स है लिबरलिज्म का मतलब यहाँ पे दिया है कि इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो यहाँ में इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब ये नहीं कि वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को भी सपोर्ट करते थे। तो तुम लोग पढ़े हो क्लास 9th में कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में वोटिंग राइट्स जो था वो सबके पास नहीं था। खाली जो एक्टिव सिटीजन या फिर जो लैंड ओनर, मतलब जिनके पास खाली लैंड था, ज़मीन था, वही लोग वोटिंग कर पाते थे, और जो वुमेन और जो लैंडलेस पीपुल थे उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं था। तो उसके बाद जब जैकोबिन्स का जो टाइम आया उस समय सभी एडल्ट मेल, मतलब चाहे उनके पास ज़मीन हो या ना हो, तो जितने भी एडल्ट मेल थे सबको वोटिंग राइट्स मिला। उसके बाद जब नेपोलियन आए पावर में तो वो फिर से उसको बदल के जो वुमेन लोग थे और जो नॉन प्रॉपर्टी लोग थे उनको वोटिंग राइट्स के अधिकार से वंचित रखा गया। तो उसके बाद जो ये लोग थे, जो वुमेन और जो नॉन प्रॉपर्टी जो मेन थे, वो लोग ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस बनवाए और अपने अधिकार के लिए लड़ाई किए थे, और वो लोग भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करने की डिमांड करते थे। तो ये था पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब। आप देखते हैं कि इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम इन द मार्केट एंड एबोलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन। तो जो बिजनेसमैन और जो मार्केट्स लोग चाहते थे वो ये चाहते थे कि इकोनॉमिकली उनको मार्केट में फ्रीडम मिले और उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है उसको एबोलिश किया जाए, ताकि वो शहर में या फिर कंट्री में किसी भी पार्ट्स में वो गुड्स और कैपिटल, मतलब सामान को इधर से उधर लाने जाने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस समय जो था ऐसे बिजनेसमैन को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उसका एक एग्जांपल देखो, तो उस समय जर्मनी में जब नेपोलियन रूल करते थे तो नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेशन में नेपोलियन ने उस एरिया को 39 अलग अलग स्टेट में डिवाइड किए थे, और जो 39 अलग अलग स्टेट बना था सभी स्टेट का खुद का अपना मेजर, अपना वेट और अपना करेंसी था। मतलब सभी एरिया का अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट और यूनिट ऑफ वेट, जो वेट के वजन मापने के लिए जो अलग अलग यूनिट यूज करते हैं, तो सभी 39 स्टेट का अलग अलग होता था। तो उससे देखो क्या प्रॉब्लम होता है।
तो 1833 में एक मर्चेंट जो कि हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग को अपना चीज़ बेचने के लिए जाता है, तो उसको 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता है। मतलब कस्टम बैरियर जो कि एक एक गेट बोल सकते हो, चेक गेट जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे जो है उनको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है। तो उनको हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने के लिए 11 कस्टम बैरियर पार करना पड़ता है, और जितने भी वो कस्टम बैरियर पार करते हैं सभी पे वो 5% टैक्स देना पड़ता है। मतलब 11 कस्टम बैरियर में जब वो गुजरते हैं तो सभी कस्टम बैरियर को उनको 5% का टैक्स उनको देना पड़ता है। तो जो ड्यूटीज़ या फिर जो टैक्स वो देते हैं वो उनके वेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, तो जो सामान वो बेचने के लिए लेके जाते हैं उस सामान का वज़न जितना होता है उसी वज़न के हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ता है। क्योंकि अलग अलग एरिया का वज़न का जो यूनिट है वो अलग अलग होता है, इसलिए उनको जब टैक्स देना पड़ता है तो वो भी अलग अलग ही रहता है। जैसे कि देखो, जो मेजर ऑफ क्लॉथ, जो कपड़े का जो मेजर होता है उसको एली बोलते हैं। तो एली जो है इट इज़ ए टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट इन द फ्रैंकफर्ट, और जिसका जो लंबाई होता है 54.7 सेंटीमीटर, और जो मेंज है वहाँ पे उसका रहता है 55.1 सेंटीमीटर, और न्यूरेमबर्ग में उसका रहता है 65.6 सेंटीमीटर, एंड इन फ्रेलबर्ग वो रहता है 53.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख सकते हो जो एली होता है उसका जो मेजरमेंट है, उसका जो यूनिट है वो कैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है। तो इसलिए जब वो टैक्स बैरियर, जो कस्टम बैरियर में जो टैक्स देते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ता है, क्योंकि उनका जो यूनिट है वो अलग अलग अमाउंट पे हमेशा अलग अलग ही देना पड़ता है। तो इस सिचुएशन से जब बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा मर्चेंट्स लोगों को, तो वो उसका विरोध करने लगे, और वो अपने आप में एक न्यू कमर्शियल क्लास का मतलब ग्रोथ होने लगा, जो कि ये आर्ग्यू किए कि ये जो इकोनॉमिक बैरियर है या फिर जो अलग अलग यूनिट और अलग अलग करेंसी है उसको एबोलिश करके एक इकोनॉमिक टेरिटोरी बनाया जाए। मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक टेरिटोरी बनाया जाए जिसमें कि सभी और जो मेजरमेंट यूनिट है वो एक जैसा रहे और जो करेंसी है वो भी एक जैसा रहे। तो उसके लिए 1834 में एक कस्टम यूनियन बना जिसका नाम रखा गया था जोला वेरिन। तो जो जोला वेरिन था वो सबसे पहले उसको प्रूसिया ने उसको फॉर्म किया था, और उसके बाद उसमें प्रूसिया के बाद बहुत सारे अलग अलग जर्मन स्टेट भी वहाँ पे ज्वाइन किए थे। तो ये जो जोला वेरिन यूनियन था वो सबसे पहले टैरिफ बैरियर को एबोलिश किया। तो जो कस्टम बैरियर जो कि 11 कस्टम बैरियर उस समय जो उसको जो मर्चेंट को देना पड़ा था, ऐसे कस्टम बैरियर को एबोलिश किया गया। और जो करेंसी बना था जो कि अलग अलग एरिया में अलग अलग करेंसी था उसको भी रिड्यूस करके 30 से उसको घटाकर ओनली 2 मतलब खाली 2 करेंसी ही रखा गया। उसके बाद जब क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवे, तो जब रेलवे का नेटवर्क बना तो ये जो मूवमेंट्स का जो सामान को इधर से उधर जो लाने आने का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। तो उस समय जो था एक इकोनॉमिक ग्रोथ उस समय देखने को मिला था यूरोप में।